एक बार फिर आपका स्वागत। हम पिछली वीडियो नंबर 3 में डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 4 इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का टेक्निकल रूल्स, पेज नंबर 4। तकरीबन वो आधे से ऊपर वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस दौरान मैंने 2-3 बहुत बड़े काफ़ी अच्छे लिफ्टर्स जो इंडिया में हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो जैसे भी बने, लंबी हो, ज़्यादा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले इंग्लिश में पढ़कर फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके थोड़ी एक्सप्लेनेशन उसके साथ हूँ, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इंग्लिश में जो पॉइंट नंबर है वो देख सकें कि ये इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में इसका मतलब ये है, और अगर उसकी कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है। तो हमने नंबर 9 तक किया था और नंबर 9 के बाद आता है 10, 11। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो नंबर 9 है मैं थोड़ा उसे टच करके उसके बाद हम जो नंबर 11 तक चल गए थे, उसके बाद हम नंबर जो 12 है वो शुरू करेंगे। पेज नंबर जो 4 है। आपको पहले मैंने बताया था कि टीम पॉइंट्स की बात की थी कि वो पहले कोई भी नेशन है उनका जो 5 लिफ्टर है ओपन क्लास के, चाहे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हो चाहे लोकल हो, कोई भी हो, अगर टीम ट्रॉफी हो तो 5 लिफ्टर्स के पॉइंट ही उसमें काउंट होंगे। उसके बाद हमने 10 नंबर जो छोड़ दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल जो रूल है वो कहता है कि नंबर 9 के बाद अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखनी है कि टीम के पॉइंट कैसे होते हैं तो नंबर 11 चेक कीजिए। तो हमने नंबर 11 से 9 के बाद हमने नंबर 11 टच किया था। नंबर 10 मैं यहाँ से पढ़ना शुरू कर दूँगा। पहले मैं थोड़ा स्किप कर जाता था, इंग्लिश में नहीं पढ़ता था। तो नंबर 10 जो है वो कहता है, एनी नेशन हैविंग बीन अ मेंबर ऑफ द IPF फॉर मोर देन 3 years should include at least one international referee among its team officials at World Championships. If a referee from the nation is not present, or if present makes himself unavailable to act in the capacity of either referee or member for the jury during the championships, then only the 4 best placed lifters from that nation will be counted for the team competition. इसका मतलब मैं थोड़ा सिंपल है वैसे, मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ हिंदी में कि वो कहते हैं कि कोई भी अगर नेशन, कोई भी जो मुल्क इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का जो मेंबर है और उन्हें 3 साल से ज़्यादा मेंबर हो गए, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ज्वाइन की हुई 3 साल से ऊपर, 3 साल या 3 साल से ऊपर हो गए, जब वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में जाते हैं और उनकी टीम जो है वहाँ पार्टिसिपेट करती है, हिस्सा लेती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो उन्हें कोई ना कोई एटलीस्ट एक रेफरी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उस नेशन का चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको 3 साल हो गए मेंबरशिप ली हुए तो आपको इंटरनेशनल रेफरी जो वो एग्ज़ाम पास करके बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल रेफरी आपके पास नहीं है तो वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकता। हिस्सा मेरा मतलब कि वो रेफरी के तौर पर वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अभी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो अगर वो यहाँ रेफरी भेजते ही नहीं, और अगर वो भेजते हैं इंटरनेशनल रेफरी वहाँ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, लेकिन रेफरी वहाँ है पर वो जजिंग करने के लिए वो कहता है कि मैं उसके पास टाइम नहीं है, कोई भी कारण हो, वो अवेलेबल, वो मिल नहीं रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रेफरी के तौर पर या जूरी पर। जूरी और रेफरी वो सेम है, हिस्सा ले सकता है। अगर नहीं लेता तो उस नेशन को सजा ये मिलेगी कि टीम ट्रॉफी के लिए या टीम पोजीशन के लिए उनके 5 की जगह 4 लिफ्टर ही काउंट होंगे।
उन्हें सज़ा ये मिलेगी। फिर बता दूं कि वो उनके 5 लिफ्टर जो बेस्ट प्लेस्ड 5 लिफ्टर हैं उनके पॉइंट होते हैं टीम के लिए, लेकिन वो कहेंगे कि तुम्हारा रेफरी नहीं, तुमने हमें कोई भी दिया 3 साल से ऊपर हो गया। उसका रीज़न ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो काफ़ी मुल्क ऐसे हो सकते हैं वो रेफरी भेजेंगे नहीं। तो अगर रेफरी वहाँ नहीं होंगे तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रेफरिंग कौन करेगा, जजिंग कौन करेगा, ज्यूरी पे कौन बैठेगा? अगर रेफरी नहीं है तो कंपटीशन होगा ही नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि अपना कोई ना कोई रेफरी भेजो और वो जजिंग के लिए अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो हम तुम्हें सज़ा देंगे कि तुम्हारा 5 की जगह 4 ही लेफ्ट जो हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप की टीम के लिए वो पॉइंट लेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि हमने डिस्कस किया है 9 नंबर 11 11 नंबर कल, ये 10 नंबर हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हम अब 12 नंबर पे जाते हैं। सफ़ा नंबर 4 पेज नंबर 4 इंटरनेशनल IPF टेक्निकल रूल्स का पेज नंबर 4 ये कहता है कि एट ऑल IPF चैम्पियनशिप्स a best lifter award shall be given to the lifter who produces the best performance based upon the IPF formula. Awards will be also be presented to second and third places. तो लोकल कंपटीशन में खासकर इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के ही लिफ्टर ज़्यादा हिंदी में ये देखेंगे। तो वहाँ कई बार मुझे पहले पता नहीं था, मुझे अब तो पता चल गया है कि कई बार कंपटीशन में लिखा होता है कि लड़की के लिखा है कि स्ट्रॉन्ग गर्ल ऑफ इंडिया, या लड़के के लिखा है द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पंजाब, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ गुजरात, स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया। तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा जी स्ट्रॉन्ग मैन कैसे हो गया, स्ट्रॉन्ग मैन क्या है? तो बाद में मुझे पता चला कि वो बेस्ट लिफ्टर को कह रहे हैं। लेकिन मैं ये यहाँ बता देना चाहता हूँ कि चलो आप जो कुछ भी कहें मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन IPF के रूल्स में या IPF की जो लैंग्वेज उनकी भाषा में कोई भी स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्ग वूमेन का कोई टाइटल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैन का कंपटीशन नहीं है, ये पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन है। स्ट्रॉन्ग होना ठीक है कि लिफ्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन टाइटल कोई स्ट्रॉन्ग मैन का नहीं है। वहाँ वो बेस्ट लिफ्टर है। 1-2 बार चेंजेस हुई, मैं आपको बता देता हूँ। पहले बेस्ट लिफ्टर होता था, फिर उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का मतलब होता था कि आपको बेस्ट लिफ्टर होने के लिए अपनी क्लास जो भी बॉडी वेट है उस क्लास का आपको चैम्पियन होना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार बेस्ट लिफ्टर अब फिर चेंज हो गया है कि बेस्ट लिफ्टर जो है उसका ज़रूरी नहीं कि वो अपनी क्लास का चैम्पियन भी हो सकता है उसकी पोजीशन 2 नंबर पे हो या तीसरी हो। वो ऐसा होता है, मैं सिंपल थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो 74 किलो क्लास 74 किलो क्लास में 4 या 5 या 6 7 जितने भी लिफ्टर हैं, एक लिफ्टर वो पहले 66 किलो क्लास में होता था, लेकिन अब वो 74 किलो क्लास में चला गया, लेकिन उसका बॉडी वेट अभी 68 या 69 किलो या 70 किलो वज़न है, और वो 2.5 किलो या 5 किलो से वो हार गया 74 किलो जिस लिफ्टर का वज़न है या 73.9 है। तो IPF फार्मूले के हिसाब से जो सेकंड लिफ्टर है जिसका बॉडी वेट 69 किलो है, 69 किलो है, उसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो बेस्ट लिफ्टर वो बन सकता है। लेकिन थोड़े साल पहले वो आपको शायद किसी से अब भी सुनने को मिल जाए चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, उस वक्त वो फार्मूले के हिसाब से वो कहते थे कि सेकंड नंबर के बेशक पॉइंट्स ज़्यादा हैं लेकिन ये अपनी क्लास का चैम्पियन नहीं है, तो वो कहते थे कि जो चैम्पियन जो विनर होगा अपनी बॉडी वेट क्लास का, उन सभी को देखेंगे कि उनके पॉइंट कितने हैं। लेकिन अब किसी का पोजीशन चाहे चौथी हो या तीसरी हो या दूसरी हो, फर्स्ट हो, तो उसी को बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि इंडिया में जो स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं या स्ट्रॉन्ग गर्ल कहते हैं, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो IPF के रूल्स में बेस्ट लिफ्टर होता है पॉइंट्स के हिसाब से। तो वो कहते हैं कि जिसके भी पॉइंट्स ज़्यादा होंगे उसे बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड मिलेगा, और उसके साथ दूसरे स्थान का और तीसरे स्थान का भी वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अवार्ड देते हैं। ये यहाँ 12 नंबर है चौथे सफ़े पर। अब ये नंबर 13 है चौथा सफ़ा पर।
और ये मैं पहले पढ़कर आपको बताऊंगा, 4-5 लाइन्स हैं, उसका मतलब मैं बताऊंगा। इतना मुश्किल ये टेक्निकल रूल नहीं है, लेकिन सभी को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये रूल कह रहा है कि एट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स मेडल विल बी प्रेजेंटेड फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेसेस फॉर ईच कैटेगरी बेस्ड अपॉन टोटल्स। मैं एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा। ये सिंपल है कि ये कह रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हो, उन्हें उस कंपटीशन में मेडल्स दिए जाएंगे 3 प्लेसेस को हर एक बॉडी वेट क्लास में। आपको पता है कि हम जब compete करते हैं तो अपनी बॉडी वेट में compete करते हैं, दूसरे के अगेंस्ट नहीं करते। तो वो कहते हैं कि हर एक बॉडी वेट में पहला, दूसरा और तीसरा मेडल जो दिया जाएगा। अगली लाइन है, In addition, medals for merit award certificates shall be presented for first, second and third places in the individual lifts of squat, bench press and deadlift in each category. इसका मतलब ये है कि मेडल जीतने वाले को मिलेंगे, और मेडल के साथ पहले ये होता था कि मेडल होता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जीतने वाले का, और 3 मेडल होते थे स्क्वाट के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्क्वाट, और 3 मेडल होते थे बेंच प्रेस के, डेडलिफ्ट के। उनकी जगह आप, ये IPF कहती है कि हम उसकी जगह सर्टिफिकेट देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। स्क्वाट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर बेंच प्रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर डेडलिफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। टोटल का हमने पहले ही बता दिया मैंने कि वो आपको मेडल मिलता है। इससे अगली लाइन ये है, Should a lifter fail to succeed in either or both of the squat or bench press disciplines, she may continue to compete for the remainder of the contest, and the lifter will be eligible for awards in any discipline in which she records a successful lift or lifts. ये लोकल कंपटीशन हम कैनेडियन चैम्पियनशिप में भी, हम नेशनल चैम्पियनशिप्स में, अगर किसी का स्क्वाट सक्सेसफुल नहीं होता या बेंच प्रेस सक्सेसफुल नहीं होता तो हम उसे कम्पीट नहीं करने देते, क्योंकि हम इंडिविजुअल वो एक एक लिफ्ट का मेडल नहीं देते। इंडिया का मुझे पता नहीं, मैं ये यहाँ इंटरनेशनल रूल्स हैं या कई रूल्स तो टेक्निकल सभी सेम ही होते हैं, लोकल कंपटीशन हो चाहे जो मर्जी हो। जो अवार्ड देने का है वो IPF नहीं कहती। अगर आप नेशनल चैम्पियनशिप में 3 की जगह चौथा, 5वां मेडल भी देना चाहें तो वो कोई एतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस इंटरनेशनल टेक्निकल रूल का पार्ट नहीं है। तो ये जहाँ ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में किसी लिफ्टर से स्क्वाट पास नहीं होता तीनों, तो हम यहाँ कहते हैं बॉम्ब्ड आउट। इंडिया में शायद, मुझे पक्का नहीं पता, शायद वो वॉश आउट कहते हैं कि वॉश आउट हो गया। तो अगर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में अगर स्क्वाट काम जब नहीं हुआ तो लिफ्ट को वो कहते हैं कि तुम बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट लगा सकते हो। अगर उसका स्क्वाट भी पास नहीं हुआ, बेंच प्रेस भी फेल हो गया, तो फिर वो डेड लिफ्ट भी लगा सकता है। अगर स्क्वाट उसका फेल हो गया तो बेंच प्रेस में उसकी सेकंड पोजीशन बनती है। मिसाल के लिए जब पहली बनती है या तीसरी बनती है तो उसे वो सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले मेडल होता था, अब सर्टिफिकेट मिलेगा। और डेडलिफ्ट में भी उसकी पोजीशन आ गई तो उसे डेडलिफ्ट का भी मिलेगा। अगर उसका स्क्वाट या बेंच प्रेस दोनों फेल हो गए, डेडलिफ्ट में उसका पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी स्थान बनता है तो उसे जो सर्टिफिकेट है वो डेडलिफ्ट का मिलेगा। ये अगली लाइन है, To receive the award, the lifter must make a bona fide attempt on each of the 3 disciplines. समझना ये है कि कई लोग ऐसा करते हैं, शायद लोकल कंपटीशन में करते होंगे, पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल कंपटीशन में भी करते हैं, शायद गेम अब भी खेलते होंगे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ मतलब बता रहा हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश की गई है यहाँ इस लाइन में। कई लिफ्टर होते हैं उनकी बेंच प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कई लिफ्टर उनकी डेड लिफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी की स्क्वाट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
तो कई लिफ्टर ऐसा करते हैं कि उन्होंने आकर स्क्वाट मांगा 200 किलो। 200 किलो अभी अगर लिफ्टर कोई 59 किलो का 60 किलो का, वो काफ़ी भारी है उसके लिए। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज करो किसी लिफ्ट का वज़न है 120 किलो या 140 किलो 150 किलो, वो स्क्वाट लगाता है 200 किलो की। तब आता है बेंच प्रेस के लिए, तो वो कहता है मैं शुरू करूँगा 340 किलो से या 320 और 350 किलो से, और बाद में डेड लिफ्ट लगाता है 150 किलो की 200 किलो की, कि ये कोई बात बनती नहीं है। तो आपको भी पता लग जाएगा, सभी को पता लगेगा कि इसने, इंग्लिश में कहते हैं टोकन लिफ्ट। टोकन लिफ्ट का मतलब है कि उसने सिर्फ नाम की लिफ्ट की है, कोशिश कोई नहीं की। आपको भी पता चल जाएगा कि अगर कोई लिफ्टर 140, 135 या 140 किलो उसका अपना वज़न है, तो वो 150 किलो की 200 किलो की स्क्वाट लगाकर 370-80 किलो की 350 किलो की बेंच लगा गया। तो उसका मतलब ये है कि उसने रिकॉर्ड सेट करने के लिए या मेडल लेने के लिए ही उस इंडिविजुअल लिफ्ट में, एक लिफ्ट में ये किया है। तो आईपीएफ ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर लिफ्टर आता है तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो पूरी कोशिश करे कि जितनी भी भारी से भारी लिफ्ट वो लगा सकता है वो लगाए। अगर ज्यूरी को शक पड़ जाए या रेफरी को शक पड़ जाए कि ये हमारे साथ ये खेल में खेल खेल रहा है, हमें धोखा दे रहा है, तो उसे किसी ना किसी तरह का डिसिप्लिन भी वो कर सकते हैं। बहुत कम होता है, कोई लिफ्ट ऐसा नहीं करता। हो सकता है अगर किसी को स्क्वाट करते वक्त उसके घुटने पे चोट लग जाए या बैक उसकी ख़राब हो जाए तो उसकी लिफ्ट नहीं लगेगी, लेकिन वो फिर भी ज्यूरी को पता लगना चाहिए कि इतने कितनी अटैम्प्ट की थी, कितनी उठाने की कोशिश की थी। वो लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि रूल ये है कि आपको अच्छी तरह कोशिश करनी पड़ेगी कि आप कितना वजन हर एक लिफ्ट में उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश आप करेंगे, रूल का ये मतलब है। इसके बाद जो लाइंस हैं इसी नंबर 13 की, मैं वो 2-3 लाइन है वो इकट्ठी पढ़ दूंगा क्योंकि उसका मतलब एक ही है। Dress code for athletes at World Championship medal ceremony is full team tracksuit, t-shirt, athletic footwear. Compliance will be maintained by the technical controller for the session. Failure to adhere to these requirements shall disqualify the lifter from receiving the medal, although their place in contest result will stand. वो कहना चाहते हैं यहाँ के जब अवार्ड सेरेमनी होती है, जब इनाम मिलने का जो रस्म होती है, पहले कई बार आप अगर पुरानी पिक्चर्स देखें तो लिफ्टर खड़ा है पोडियम पे जहाँ मेडल मिलता है, वहाँ खड़ा है और उसका ट्रैक सूट नहीं है, उसकी जो किट होती है सुपर सूट होता है, उसके जो जहाँ बेल्ट ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नीचे लटक रहा है और चाक लगा हुआ है और गंदी सी टी शर्ट है उसकी। मैं ये कह रहा हूँ कि गंदी टी शर्ट हो जाती, चाक लग जाता है, हम जब लिफ्ट लगाते हैं उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रूल इंटरनेशनल ये रूल थोड़े सालों से चेंज कर दिया गया है कि अगर आप मेडल अवार्ड सेरेमनी में इनाम लेने के लिए आते हैं तो आपको अपना पूरा, यहाँ लिखा है कि आप पूरा ट्रैक सूट, टी शर्ट होनी चाहिए, जो शूज़ हैं आपके जूते हैं वो पूरे एथलेटिक जो शूज़ होने चाहिए। तो उस सेशन का जो टेक्निकल कंट्रोलर होता है, आपको पता है टेक्निकल कंट्रोलर बड़ी चैम्पियनशिप में ज़रूरी होता है, लोकल कंपटीशन में तो शायद ना भी हो। तो जो टेक्निकल कंट्रोलर है वो देखेगा कि जो इनाम लेने के लिए, मेडल लेने के लिए एथलीट आते हैं, अगर उनमें से किसी का ट्रैक सूट नहीं है, प्रॉपर टी शर्ट अपनी टीम की नहीं है, शूज़ उसके नहीं है, तो वो टेक्निकल कंट्रोलर उसे रोक देगा कि आप मेडल लेने नहीं दे जाएंगे। और मैं ये एक बार यहाँ बहुत क्लियर कर देता हूँ, याद रखना कि अगर आपको टेक्निकल कंट्रोलर ने वहाँ रोक दिया कि आपके पास ट्रैक सूट या टी शर्ट प्रॉपर या शूज़ नहीं है तो आपको मेडल नहीं मिलेगा। ये इस वहम में मत रहना कि ठीक है पोडियम पे नहीं जाने देगा, मेडल तो मेरा ही है, मेडल भी आपको नहीं मिलेगा। जहाँ लिखा है कि टेक्निकल कंट्रोल फॉर द सेशन फ्लो टू दीज रिक्वायरमेंट शैल डिस्क्वालीफाई द
लिफ्ट फ्रॉम रिसीविंग द मेडल। अच्छे रोक दिया, लेकिन आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी पोजीशन है स्क्वाट में, फर्ज करो सेकंड, या आपका ओवरऑल सिल्वर मेडल होना चाहिए था, दूसरी पोजीशन है, तो आपकी पोजीशन वैसे ही रहेगी, रिजल्ट्स में भी डिक्लेयर भी किया जाएगा, आपकी पोजीशन वहाँ रहेगी। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैंने सोचा था शायद कि मैं सिर्फ थोड़ा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे काफ़ी लेफ्टिनेंट्स ने कहा कि नहीं, जो एक एक लाइन पढ़कर हमें एक पेज की अच्छी तरह से समझाइए, ताकि हम अगर वीडियो देखें तो आपको अच्छी तरह पता चले कि रूल क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे जे फॉलो करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार फिर विनती करूंगा कि अगर आप वीडियो देखें और आपको कोई चेंजेस करने की लगे कि जे मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, कोई भी आपकी सलाह हो, मैं बहुत ओपन हूँ। कोई भी मुझे सलाह आती है तो मैं उनका थैंक यू करता हूँ। तो ये हमारा चौथा पेज यहीं ख़त्म होता है। तो विनती करता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ये 4 नंबर पेज है और आप ये चाहते हैं कि मुझे 10, 12 नंबर, 14 नंबर या 20, 25 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो मुझे आप भेज सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब आपको प्राइवेट दे दूं। अगर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं उसका पहले भी आपको बता दूंगा कि ये मैं वीडियो बना भी सकता हूं। तो एक बार फिर वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।